ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियांग है। वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई होती है क्योंकि उसे चेस्ट कैंसर के सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं। तभी नर्स उसे चेकअप के लिए अंदर बुलाती है। इस बारे में वो नर्स से पूछती भी है, एक मेल डॉक्टर मेरा चेकअप कैसे करेगा? जिस पर नर्स रिप्लाई करती है, वो एक डॉक्टर है और वैसे भी हमारे पास कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो बस आप उन्हीं से अपना चेकअप करवा लो। वो फोन पर बात करते हुए अपनी ब्रा निकालती है और डायरेक्टली डॉक्टर के हाथ में दे देती है। जियांग के लिए असली शौक तब आता है जब वो डॉक्टर को नाम से बुलाती है, डॉक्टर डिंगरान। वो आंखों से पहले ही डिंगरान जैसा लग रहा होता है, लेकिन कार्ड पर उसका नाम देखने के बाद पता चलता है कि वो उसका हाई स्कूल क्रश था। वो कहता है, मैंने तुम्हें इसे अनटाई करने के लिए कहा था, उतारने के लिए नहीं। जियांग शॉक में होती है, ओह गॉड, ये कहां से आ गया? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाई स्कूल में जियांग हमेशा डिंगरान से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो इतना एटीट्यूड दिखाता था कि ठीक से बात भी नहीं करता था। प्रेजेंट में वापस डिंगरान उससे अपनी शर्ट लिफ्ट करने के लिए कह रहा होता है ताकि वो उसके सिम्टम्स एग्जामिन कर सके। जियांग इतनी नर्वस हो जाती है कि वो बस वैसा ही करती जाती है जैसा वो कहता है, लेकिन अपने दिल में वो सोच रही होती है, काश मैं इस चेकअप के लिए कभी आई ही ना होती। इसके बाद डिंगरान उसे रूटीन प्रिस्क्रिप्शन बताना शुरू करता है, लेकिन वो इतनी एम्बैरस फील करती है कि बिना कुछ सुने ही वहां से भाग जाती है। अपने दिल में वो सोच रही होती है, गॉड प्लीज, मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। तभी पीछे से डिंगरान उसे आवाज लगाता है और कहता है, जियांग, तुम अपनी ब्रा यहीं भूल गई। वो उन सभी लोगों के सामने इतनी एम्बैरस हो जाती है कि फोन पर होने का एक्सक्यूज बनाती है और भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां उसका की कोड काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो नीचे आती है और रिसेप्शनिस्ट से इसका रीजन पूछने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम आज सुबह ही वहां से मूव आउट कर चुकी हैं। फिर वो अपनी मॉम से फोन पर बात करती है, जो कहती हैं, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया था? मैं इतने सालों बाद उनसे फिर मिली हूँ, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहती और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनसे शादी करूंगी। जियांग अपनी मॉम का ये सडन डिसीजन सुनकर थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन वो अपनी मॉम को रोकना नहीं चाहती। जाने से पहले उसकी मॉम उसके लिए एक सूटकेस छोड़ गई थी जिसमें नए घर का एड्रेस लिखा होता है, जबकि हमारी जियांग विश कर रही होती है, गॉड प्लीज, चाहे जो हो जाए, बस मुझे उस लड़के से दोबारा मत मिलाना। नेक्स्ट सीन में मॉम अपने फियांसे मिस्टर डेंग को जियांग से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिनके घर आज उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया गया होता है। मॉम कहती हैं, हम पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे अंकल और मैं शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और डिंगरान हमारे साथ रहो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जियांग डिंगरान के बारे में पूछने लगती है, वो कौन है? मिस्टर डेंग कहते हैं, वो मेरा बेटा है और अब वो तुम्हारा ब्रदर बन जाएगा। अब जियांग अपने दिल में प्रे करने लगती है कि वो वही डॉक्टर ना हो, लेकिन मिस्टर डेंग उसे ये भी बताते हैं, मेरा बेटा एक डॉक्टर है, वो किसी भी पल यहाँ आता ही होगा, मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। तभी मॉम भी कहती हैं, वो तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट था, और ऊपर से वो डिंगरान की पिक्चर भी दिखाती हैं। फिर जियांग स्टमक पेन का एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो किसी भी कंडीशन में डिंगरान को फेस नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ डिंगरान भी अंदर आ रहा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो जियांग को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। वो गिरने वाली होती है, इसलिए डिंगरान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो ऐसे टकराते हैं कि दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब मॉम और डैड वहां पहुंचते हैं तो वो दोनों फ्लोर पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चूंकि दोनों पहले ही टकरा चुके थे, तो अब एक दूसरे से चिपने का क्या फायदा। मॉम और डैड अपनी खुशी में डूबे हुए होते हैं, बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे और जियांग, तुम्हें तुम्हारा ब्रदर मिल जाएगा। डिंगरान तुरंत कहता है, मुझे कोई सिस्टर नहीं चाहिए, वैसे भी वो मुझसे बड़ी है, मैं उसे कभी सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके टकराने की आदत अभी तक नहीं बदली है। जियांग भी तुरंत आर्ग्यू करने लगती है, मैंने कब चाहा कि तुम मुझे अपनी सिस्टर बुलाओ, और अगर तुम मेरे सामने आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स नहीं थे। क्या तुम्हें याद है कि ग्रेजुएशन के आखिरी दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? डिंगरान कहता है, हाँ हाँ बताओ, तुमने क्या कहा था? लेकिन जियांग कुछ कहते कहते रुक जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन जियांग ने डिंगरान को बुके देते हुए प्रपोज किया था, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहती हूँ। डिंगरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था, मुझे बोरिंग चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेजेंट में जियांग अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम, डिंगरान ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे सबसे ज्यादा हेट करता है। वो शॉक में कहता है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली याद है मैंने ऐसा कहा था? जैसे ही दोनों फिर से आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, मिस्टर डंग बीच में आते हैं और कहते हैं, डिंगरान, तुम स्कूल में भी उसे बुली करते थे, क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही बड़ा किया है? डिंगरान काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। जियांग कहती है, इट्स ओके, मैं भी उससे हेट करती हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, आप लोगों का रिलेशनशिप हमारी वजह से खराब नहीं होगा। ये कहकर वो वापस अपने अपार्टमेंट चली जाती है।
इसके साथ ही फ्लैशबैक में एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां उनकी ग्रुप फोटो क्लिक होने वाली होती है। जियांग दिंगरान के बगल में खड़ी होना चाहती थी, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की खुद ही उनके बीच आ गई। जियांग ने उसे दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फॉर्चुनेटली उस लड़की को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। जियांग मौका देखकर दिंगरान के करीब आ गई। वो लड़की जियांग पर इल्जाम लगा रही होती है, तुमने मेरी जगह लेने के लिए मुझे धक्का दिया। स्कूल के मोमेंट्स काफी मेमोरेबल थे। वो खुद से पूछती है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे इतनी हेट क्यों करता है। इस बीच दिंगरान उसकी एक और पिक्चर देखता है जहां जियांग एक बुके पकड़े हुए है और किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कुछ दूरी पर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। वो उसे इतनी क्यूट लगती है कि वो तुरंत उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। मतलब वो जियांग से हेट नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी और को नहीं बल्कि उसी को प्रपोज करने वाली थी। परेशानी वाली बात यह थी कि फ्यूचर में वो ब्रदर और सिस्टर के रूप में कैसे रहेंगे। फ्लैशबैक दोबारा दिखाया जाता है। ग्रुप फोटो क्लिक करते समय दिंगरान को भी उस लड़की का उन दोनों के बीच आना पसंद नहीं आया था। फिर मौका देखकर उसने उस लड़की को धक्का दे दिया था ताकि जियांग उसके पास आ सके, जिसका ब्लेम वो लड़की जियांग पर डाल रही थी। नेक्स्ट सीन में जियांग सुबह फ्रेश होने के बाद सोच रही होती है, शायद मैंने दिंगरान से कुछ ज्यादा ही हार्श तरीके से लड़ाई कर ली। क्या होगा अगर इसका असर मेरी मॉम के रिलेशनशिप पर पड़े। मुझे इस बारे में दिंगरान से बात करनी होगी। लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को इसकी वजह से सफर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर डेंग ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया होता है और वो दिंगरान को आवाज लगाते हैं, जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आने ही वाला होता है कि तभी उसे एक शॉपिंग बैग दिखाई देता है और वो उसे देखने के लिए बैठ जाता है। इस बीच जियांग उनके घर के बाहर आ गई होती है और सोच रही होती है, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए। तभी मिस्टर डेंग उसे देख लेते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं और वो उससे पूछते हैं, जियांग मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए क्या लाऊं। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं बस यहाँ दिंगरान से मिलने आई हूँ। इस बीच दिंगरान उस शॉपिंग बैग से वो ब्रा निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है, वो इतना हार्ड मटेरियल यूज करती है, ऑफ कोर्स इससे दर्द होगा। जैसे ही जियांग उसके रूम में एंटर करती है, दिंगरान उसे देखता है और कहने लगता है, ये मटेरियल दोबारा कभी यूज मत करना। ब्रा को देखकर जियांग उसे उसके हाथ से खींचने लगती है, लेकिन वो उसके बटन में फंस जाती है। उन दोनों के बीच ये छोटी सी छीना झपटी थोड़ी देर तक चलती है। तभी मिस्टर डेंग ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आ जाते हैं। उन्हें इस तरह देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें देखकर जियांग भी टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है, लिटिल ब्रदर ये सिर्फ एक ब्रा है, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं चुरानी चाहिए। मिस्टर डेंग को भी बाहर ले जाया जाता है और वो एक्सप्लेन करते हैं, लड़कों की ऐसी अजीब हॉबीज होती हैं, लेकिन इट्स ओके, उसे डांटना मत। दिंगरान के लिए अपनी इनोसेंस प्रूव करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से उसे अपने डैड से भी जोरदार डांट खानी पड़ी। जियांग ने वहां से निकलने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। नेक्स्ट सीन में दिंगरान अपने फ्रेंड के साथ होता है। जैसे ही वो जियांग का नाम सुनता है, वो उसके बारे में सोचने लगता है। जब वो दोनों पहली बार मिले थे, दिंगरान ने उस समय स्कूल में ट्रांसफर लिया था। जियांग ने उसका वेलकम किया था और कहा था, मेरी मॉम ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। जिस पर दिंगरान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। फिर भी जियांग उससे बात करती रहती है, तुम्हें पता है मेरी मॉम ने तुम्हें आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया है, तुम्हें जरूर आना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले कि दिंगरान उसके साथ डिनर पर जाने से मना कर पाता, जियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड लू लियू के साथ वहां से चली गई। स्कूल की छुट्टी के समय जियांग वहां खड़ी दिंगरान का वेट कर रही होती है। उसे अपने लिए वेट करते हुए देखने के बाद भी दिंगरान उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। मतलब वो किसी भी कीमत पर जियांग से दोस्ती नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट सीन हमें शाम का समय दिखाता है। दिंगरान पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जियांग के रूम की लाइट अभी भी ऑफ है। शायद वो स्कूल से वापस नहीं आई है। ये चेक करने के लिए वो घर के बाहर आता है। यहाँ जियांग की मॉम लू लियू से उसके बारे में पूछ रही होती है। लू लियू बता रही होती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं स्कूल से काफी जल्दी वापस आ गई थी। ये सुनकर दिंगरान भी टेंस हो जाता है और तुरंत जियांग को ढूंढने के लिए बाहर भागता है। जब वो उसे कहीं नहीं देख पाता है तो वो और भी ज्यादा वरीड हो जाता है। लेकिन तभी जियांग अपनी टूटी हुई बाइसाइकिल के साथ आ रही होती है। उसे देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दिंगरान उसे गुस्से से देख रहा होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितनी वरीड होंगी? तुम इतनी देर तक कहाँ थी? जियांग कहती है, मेरी बाइसाइकिल टूट गई थी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कोई शॉप नहीं मिली, और ऊपर से मेरे पैर में चोट भी लग गई है। फिर दिंगरान ने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसे चोट लगी थी। फिर उसने साइकिल चलाई और उसे घर ले आया। घर पहुंचने के बाद जियांग ने उससे अपने साथ डिनर करने के लिए कहा। वो कहता है,
मैंने पहले ही डिनर कर लिया है, तुम तुरंत अंदर जाओ। फिर जैसे ही जियांग अपने रूम में गई और लाइट ऑन की, दिंग रान को रिलीफ फील हुआ और वो फिर से पढ़ाई करने लगा। इस बीच प्रेजेंट में उसका फ्रेंड चीफ आई उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारे डैड उसकी मॉम से शादी करने वाले हैं, तो क्या अब तुम उसके ब्रदर बनकर रहोगे? वो कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके बाद चीफ ए वॉशरूम चला जाता है और दिंग रान वीचैट ओपन करता है और देखता है कि उसके डैड ने उसे फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया है। चैट पढ़ते हुए वो देखता है कि डैड ने जियांग को डिनर के लिए आने को कहा था, जिसके लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जांग के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जब डैड ने पूछा जांग कौन है, तो मॉम ने रिप्लाई किया, वो मेरी बेटी का फ्यूचर बॉयफ्रेंड है। ये देखकर दिंग रान को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत बाहर निकल गया, जैसे वो जियांग को अभी अपने साथ ले आएगा। नेक्स्ट सीन में डिंग रान को दिखाया जाता है जो सस्पेशली एक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन रियलिटी में वो जियांग के लिए बहुत वरीड होता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी है। उसी समय वो ग्रुप मैसेजेस चेक करता है। मॉम जियांग से पूछ रही होती हैं, तुम कब तक वापस आओगी? जियांग कहती है, मैं बस कम्युनिटी गेट तक पहुंचने ही वाली हूँ। दिंग रान भी बस उसकी एक झलक पाने के लिए अपने रूम से बाहर आता है। तभी वो मॉम और डैड को जांग के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो कितना अच्छा और सेंसिबल लड़का है। ये सुनकर दिंग रान से और बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके मॉम और डैड को भी जियांग के लिए जांग पसंद आ गया था। उसने तुरंत एक शॉपिंग बैग उठाया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ जियांग और जांग एक दूसरे को बाय बाय कहते हुए दिखाई देते हैं। दिंग रान अचानक आगे आता है और जियांग से पूछने लगता है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? इससे पहले कि जियांग झांग को इंट्रोड्यूस करवा पाती, दिंग रान कहता है, मैं तुम्हारी कोई चीज वापस करने आया हूँ। जब जियांग ने देखा तो वो वही ब्रा थी जो उसके रूम में छूट गई थी। जियांग बहुत एम्बैरेस्ड होते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आकर ले लेती। लेकिन दिंग रान कहता है, तुम सुबह जल्दी में थी ना, इसीलिए तुम इसे अपने रूम में भूल गई थी, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। जियांग जांग को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही होती है। तभी डिंग रान जाते जाते फिर से कहता है, तुम्हें इसे धोने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे तुम्हारे लिए पहले ही धो दिया है। इस तरह वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और जियांग और जांग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने को खूब एंजॉय करता है। फिर जियांग गुस्से में उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम्हें मेरी प्राइवेट चीज किसी दूसरे लड़के के सामने लाते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? दिंग रान कहता है, दूसरा लड़का? तुम ही हो जिसे वो रोबोट पसंद आया, जिसे बस फॉर्मेलिटीज पूरी करना आता है। जियांग गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है और उसे मिस्टर डंग के पास कंप्लेन करने के लिए ले जाने लगती है। वो कहता है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुमने अभी तक कंप्लेन करना नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ मॉम और डैड एक साथ डांस कर रहे होते हैं। वो दोनों इतने एम्बैरेस्ड हो जाते हैं कि वो तुरंत वहां से भागने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो भागने वाले होते हैं, मॉम उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती हैं। मॉम कहती हैं, हम दोनों तुम दोनों से शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, तो तुम दोनों ब्राइड्समेड और बेस्ट मैन बनोगे। फिर मॉम और डैड उन रूल्स की लिस्ट भी बताते हैं जो शादी के बाद सभी को फॉलो करने होंगे। लेकिन इसकी वजह से जियांग और डिंग रान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर डैड कहते हैं, तुम दोनों ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, जैसे ये हमारी शादी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी हो? डिंग रान कहता है, सिर्फ कोई पागल ही इससे शादी करेगा। फिर वो कहता है, मेरी भी 2 कंडीशंस हैं जो आप लोगों को माननी पड़ेंगी। पहला, मैं उसे कभी अपनी सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। दूसरा, अगर वो ब्राइडमेड बनती है तो मैं बेस्ट मैन नहीं बनूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। जियांग भी कहती है, मुझे भी तुम्हारी सिस्टर या ब्राइडमेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई मेड भी नहीं बनने वाली हूँ। उन दोनों के बीच के इस खराब रिलेशनशिप को देखकर मॉम और डैड काफी वरीड हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि जब तक उनका रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर नहीं हो जाता, वो खुद शादी नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिंग रान जियांग की रिपोर्ट्स को लेकर बहुत टेंस होता है। वो नर्स से कहता है, जैसे ही रिपोर्ट्स आए उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आना। फिर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड ने जियांग को डिनर के लिए इनवाइट किया है। लेकिन जिस बात ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया वो ये था कि डैड ने जियांग को उससे जियांग के ब्रदर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। मॉम जैंग से पूछती हैं, तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी? जैंग कहता है, बहुत अच्छी। ये सुनकर दिंग रान टॉन्ट करता है और फिर उसके डैड उसे डांटना शुरू कर देते हैं। जैंग को देखो, वो कितना अच्छा लड़का है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है, और एक तुम हो जो अपनी बदतमीजी छोड़ना ही नहीं चाहते। जियांग कहती है, अंकल छोड़िए ना, उसे मेरी वजह से मत डांटिए, वरना वो बाद में मुझे बुली करेगा। तभी मिस्टर डंग दिंग रान से कहते हैं, दोबारा अपनी सिस्टर को बुली करने की हिम्मत मत करना। बाद में डैड ने जैंग को अपनी शादी में बेस्ट मैन बनने के लिए कहा ताकि जियांग भी ब्राइड्समेड बन सके। बाकी सभी इस डिसीजन से खुश हो जाते हैं, लेकिन दिंग रान का मूड ऑफ हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में डिनर के बाद भी दिंगरान सारे बर्तन धोने लगता है, जबकि मॉम और डैड जैंग से कह रहे होते हैं, जब भी तुम्हारा मन करे हमारे घर आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। दिंगरान को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती हैं। ऊपर से जियांग ने दिंगरान को किनारे धकेल दिया और एक टिफिन बॉक्स निकाला जो उसने झांग के लिए पैक किया था। लेकिन जब मॉम ने झांग को सी ऑफ करने के लिए कहा तो दिंगरान को सच में बहुत गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ झांग को सी ऑफ करने जाती है और जाते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना। झांग के जाने के बाद जैसे ही वो मुड़ती है, दिंगरान वहां खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हारा रोबोट चला गया? तुम हमेशा लड़खड़ाती और गिरती रहती हो। जाओ जाकर अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ, क्या पता तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो। जियांग उसे इग्नोर करती है और आगे चलने लगती है। तो दिंगरान कहता है, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि तुम उस रोबोट के साथ रिलेशनशिप में आओगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हर काम ऐसे करता है जैसे कोई फॉर्मेलिटी हो, जैसे उसमें कोई फीलिंग्स ही ना हो? तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें खुश रखेगा? जियांग कहती है, वो सिर्फ इसलिए इतना खुश हो गया क्योंकि मैंने उसे एक टिफिन बॉक्स दिया, और तुमने मुझे हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मिस्टर दिंगरान, तुम्हें मेरी खुशी की परवाह कब से होने लगी? इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जियांग ने दिंगरान के लिए एक शर्ट खरीदी थी और उस पर उनके नाम लिखवाए थे। वो उसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसने रख ली थी। लेकिन जब उसने जियांग का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो उसने वो शर्ट एक दूसरी लड़की को दे दी। इस बात ने जियांग को बहुत हर्ट किया, इसीलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती है। जब दिंगरान उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, शर्ट फट जाती है। जियांग कहती है, तुम हमेशा ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों करते हो? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने उसे मारने के लिए अपना शू भी उतार लिया। दिंगरान अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रहा होता है और जियांग हाथ में शू लेकर उसका पीछा कर रही होती है। तभी मॉम और डैड भी वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं और उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखकर वो सोचने लगते हैं, भगवान जाने ये दोनों कब बड़े होंगे। अगली सुबह जियांग जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही होती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। तभी जियांग के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, क्यों ना दिंगरान का थोड़ा फायदा उठाया जाए। फिर जानबूझकर मिस्टर डेंग के सामने वो कहती है, ओ गॉड, मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मुझे तो ड्राइव करना भी नहीं आता, मैं टाइम पर कैसे पहुंचूंगी। ये सुनकर मिस्टर डेंग दिंगरान से कहते हैं, जाओ पहले अपनी सिस्टर को ड्रॉप करके आओ, फिर वापस आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। भले ही वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिंगरान को उसके साथ जाना पड़ा। रास्ते में वो जियांग से पूछता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं ब्रेकफास्ट ना कर सकूं? जियांग कहती है, हाँ, तो तुम क्या कर लोगे? दिंगरान इरिटेट होकर कहता है, बस स्टॉप यहीं पर है, मैं तुम्हें यहीं ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ से खुद चली जाना। इस पर जियांग मिस्टर डेंग को कॉल करने का नाटक करने लगती है, इसलिए दिंगरान को उसे खुद ले जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में जियांग की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। नर्स पहले उन्हें डॉक्टर दिंगरान के पास लेकर आती है। जैसे ही वो रिपोर्ट्स देखता है, उसे पता चलता है कि जियांग को एक बीमारी है। फिर वो जियांग को हॉस्पिटल बुलाता है और रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहता है, कुछ कैंसर सेल्स डेवलप हुए हैं, लेकिन अगर हम टाइम रहते एक्शन लें तो इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ये सुनकर जियांग शॉक में आ जाती है, लेकिन दिंगरान उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और कहता है, ये अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए हम आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी सर्जरी को लेकर बहुत वरीड होती है। दूसरी तरफ दिंगरान भी उसके लिए टेंस होता है। फिर जियांग उसे वीचैट पर ऐड करती है और मैसेज करती है, मेरी मॉम को मेरी सर्जरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दिंगरान उसे कॉल करता है और तसल्ली देता है, ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो, कल तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, अच्छे से सो जाओ ताकि तुम फ्रेश फील करो। अगली सुबह जियांग हॉस्पिटल जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है ताकि उसकी मॉम उसे ना देख लें, लेकिन उसकी मॉम भी उस सुबह जल्दी उठ गई होती हैं और जैसे ही वो जियांग को पैकिंग करते हुए देखती हैं, वो पूछती हैं, तुम जियांग के साथ ट्रिप पर जा रही हो है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जाओ, इससे तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होगा। जियांग बात क्लैरिफाई करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दिंगरान आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ और तुम अभी भी रेडी नहीं हो। फिर वो जियांग की मॉम से झूठ बोलता है और कहता है, जियांग अपनी कोलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, इसलिए मैं उसे सी ऑफ करने जा रहा हूँ। दिंगरान ने जियांग की मॉम से पहले ही बात कर ली थी कि जियांग उसके साथ जाएगी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जांग आ जाता है, जिसे जियांग की सर्जरी के बारे में पता था, इसलिए वो उसे लेने आ गया था। लेकिन ये देखकर दिंगरान को बहुत गुस्सा आता है। जब जियांग खुद उसके साथ जाना चाहती थी तो वो क्या कर सकता था, लेकिन दिंगरान को बहुत बुरा फील होता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो किसी और के साथ जा रही है और वो उसे रोक भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां जांग
जियांग के साथ रुकना चाहता था, लेकिन जियांग उसे जाने के लिए कह रही होती है और उसे वापस भेज देती है। इसके बाद हम एक नाइट सीन देखते हैं जहां दिंगरान रूम में एंटर करता है और देखता है कि जियांग वहां नहीं है। ये देखकर वो बहुत वरीड हो जाता है कि वो इतनी रात को कहां जा सकती है। फिर ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढ लेता है। दिंगरान उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियांग कहती है, मैं इससे पहले कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे वहां घुटन महसूस हो रही है। फिर वो थोड़ी देर के लिए उसे कंपनी देने लगता है। जियांग पूछती है, क्या तुम मेरी सर्जरी को लेकर वरीड नहीं हो? हमारे रिलेशनशिप के बारे में? मेरा मतलब है, हम फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं, है ना? वो कहता है, इसमें वरीड होने वाली क्या बात है? और वैसे भी बॉडी का हर पार्ट मेरे लिए स्किन के एक हिस्से जैसा है। देखो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या अब तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही है? जियांग अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, जब डैड की सर्जरी होने वाली थी तब भी सब यही कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ? वो अब हमारे साथ नहीं है। उसे इमोशनल होता देख दिंगरान उसके हाथ पर दोनों का नाम लिखता है और कहता है, मैंने इस पर स्टैंप लगा दिया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक उसका ये नाइस बिहेवियर देखकर जियांग पूछती है, तुम अब मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? दिंगरान कहता है, क्योंकि तुम मेरी हो। ये उसके मुंह से फिसल गया था। फिर इसे कवर अप करने के लिए उसने कहा, मेरा मतलब है, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। दोनों को अपने हाथों पर एक दूसरे का नाम देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसे उनके पुराने दिन लौट आए हों। दिंगरान जियांग के लिए कुछ क्यूट सी जरूरी चीजें लेकर आता है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसका पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट होना था, इसलिए उसे उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो जियांग को ब्लाइंड फोल्ड पहनाता है और उसे सोने के लिए कहता है, कल सर्जरी है, इसलिए टाइम पर सो जाओ। अगली सुबह जियांग को सर्जिकल वार्ड में ले जाने के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ ही दिंगरान उसके लिए क्यूट सॉक्स भी लाया था ताकि उसे ठंड न लगे। जियांग को वो सॉक्स बहुत पसंद आए। फिर जियांग अपना फोन पकड़कर कहती है, क्या तुम सर्जरी के टाइम मेरे लिए ये सॉन्ग प्ले कर सकते हो? दिंगरान कहता है, इसका क्या फायदा? तुम बेहोश होगी, तुम इसे सुन नहीं पाओगी। फिर हमें सर्जरी का सीन दिखाया जाता है जहां दिंगरान नर्स से वही सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। जब तक सर्जरी चलती है, जियांग हाई स्कूल के सपने देखने लगती है, जिसमें वो सिर्फ दिंगरान को देख पाती है। सर्जरी पूरी होने के बाद दिंगरान उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही जियांग जागती है वो कहती है, क्या सर्जरी अभी तक शुरू नहीं हुई? तो दिंगरान कहता है, सिर्फ शुरू ही नहीं हुई, ये खत्म भी हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जियांग को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने वूंड को चेक करने के लिए उसे छूने लगती है, लेकिन दिंगरान उसे छूने से रोकता है। नेक्स्ट सीन में जियांग सोचती है कि दिंगरान ने अचानक उसकी इतनी केयर करना क्यों शुरू कर दिया है। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसकी पेशेंट है? वो अभी यही सोच रही होती है कि तभी उसे अपनी मॉम की वीडियो कॉल आती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को पता चले कि वो हॉस्पिटल में है। जैसे ही वो कोई अच्छी जगह ढूंढने जाती है, दिंगरान उसे देख लेता है। वो उसके बटन भी बंद कर देता है ताकि उसकी मॉम को पता ना चले, और कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ ताकि तुम्हारी मॉम को शक भी ना हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे टेरेस पर ले जाता है, जहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है। कॉल आंसर करने के बाद उसकी मॉम उसके कलीग्स के बारे में पूछने लगती हैं। अब दिंगरान को भी उसका कलीग बनना पड़ता है। वो अलग अलग आवाजें निकालता है, कभी वेटर बन जाता है तो कभी शेफ। कॉल एंड होने के बाद दोनों खुद पर हंसने लगते हैं। दिंगरान कहता है, स्कूल के दिनों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्यूचर में हम फैमिली बन जाएंगे। जियांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्यों ना हम आज से अपनी लड़ाई खत्म करें और अच्छे दोस्त बन जाएं। वैसे भी हम फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं। दिंगरान को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन जियांग चिढ़ाते हुए कहती है, मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझसे 3 महीने छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें लिटिल ब्रदर बुलाऊंगी और तुम मुझे सिस्टर बुलाओगे। इससे उन दोनों के बीच हंसी मजाक और टीजिंग शुरू हो जाती है। अगले दिन जियांग को अपने सॉक्स पहनने में दिक्कत हो रही होती है, तो दिंगरान कहता है, अब चूंकि मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर बनने वाला हूं, तो तुम्हारी केयर करना मेरी ड्यूटी है, और वो उसे सॉक्स पहनने में मदद करता है। तभी लू लियू एंटर करती है और उन दोनों को साथ देखकर पूछती है, क्या मैं गलत टाइम पर आ गई? दिंगरान भी उसे हेलो कहता है और जियांग को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लू लियू जियांग से पूछती है, क्या तुम्हें उससे दोबारा प्यार हो गया है? जियांग कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही हूँ क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं। लू लियू उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो कहती है, अब तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? तुम्हें पीचेस पसंद है? अगर मैं तुमसे 10 साल बाद भी पूछूंगी तो तुम पीचेस ही चूज करोगी। तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें अब दिंगरान पसंद नहीं है? लेकिन जियांग चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बातों से डिनाई करती रहती है। नेक्स्ट सीन में दिंगरान अपने स्कूल टाइम के स्केचेस निकालता है, और ये ऑर्डिनरी स्केचेस नहीं थे, बल्कि उसका 10 ईयर प्लान था जो वो जियांग के साथ स्पेंड करना चाहता था।
वो जियांग को ये प्लान्स दिखाने और उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे कैसे कहे। इस बीच जियांग, जो किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, उसे डिंग रान देख लेता है। वो उसे इतनी क्यूट लगती है कि वो उसकी पिक्चर ले लेता है। नेक्स्ट सीन डिनर का है, जहाँ दिंग रान के डैड ने जियांग के लिए चिकन बनाया होता है, लेकिन दिंग रान उसे कहता है ये मिशन मुंह वुड भी क्या सकती थी। फिर जैसे ही वो खाना शुरू करती है, दिंग रान उसे उसके हाथ से खींच लेता है। डैड इसे इग्नोर करते हैं और उसे दोबारा खाने के लिए देते हैं, जिस पर वो उसे एक बार फिर से खींच लेता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर में खाए। जियांग कहती है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो कहता है हाँ, अगर तुम गुस्सा हो भी जाओगी तो क्या कर लोगी। जेस्चर्स के थ्रू वो उसे इनडायरेक्टली अपनी सेफ्टी के लिए वहां से जाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर वो भी खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ, मुझे भी तुम्हारे घर में खाना नहीं खाना है। मिस्टर डिंगरान, अब बस वेट करो और देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। डिंगरान भी उसे विंक करता है और कहता है वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जांग उसकी शॉप पर आया होता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ एक ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। जियांग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लू लियू भी उसकी कंडीशन समझ जाती है। वो उसके पास जाती है और धीरे से कहती है तुम खुद उसे मना करोगी या मैं तुम्हारे लिए करूं। जिस पर जियांग उसे बाहर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ दिंग रान को दिखाया जाता है, जो अभी भी सोच रहा होता है कि अगर ये जांग हमारे बीच नहीं आया होता तो हम अभी भी साथ होते। मॉम और डैड दोनों अपनी खुशी में बिजी होते हैं, अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर नाम लिख रहे होते हैं। मॉम कहती हैं क्यों ना हम भी अपने बच्चों की शादी इसी समय करवा दें। जिस पर डैड कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, उन्होंने अभी तक रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं किया है। मॉम कहती हैं जांग जियांग को कन्फेस करने वाला है। ये सुनकर दिंग रान तुरंत घर से बाहर भागता है। वो लू लियू को कॉल करता है और जियांग के बारे में पूछता है वो भी कहाँ है। जिस पर लू लियू उसे उसका एड्रेस दे देती है। भागते हुए जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जांग और जियांग एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। इससे दिंग रान को यकीन हो जाता है कि जियांग में शादी के लिए हाँ कहती है। इसके बाद वो घर पर बैठा सोच रहा होता है कि शायद जियांग का मेरी लाइफ में वापस आना एक फॉल्स होप थी। अगली सुबह से वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्कूल में किया करता था। जियांग उससे पूछती है क्या तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो। तो वो कहता है मुझे लेट हो रहा है, टैक्सी ले लो। जियांग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में डिंग रान को हॉस्पिटल से वापस आते और अपने रूम में होते हुए दिखाया जाता है। जियांग उसे देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, हम बाद में बात करेंगे। फिर भी जियांग उससे कहती है मुझे बस 2 मिनट दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये अच्छा है कि अभी मेरी मॉम और तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है। वो अपने वून के बारे में बात करने आई थी, जिससे एक बड़ा स्कार रह गया था। तो मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे रिमूव कर सकती हूँ। डिंग रान तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि मॉम और डैड अंदर आ गए थे और वो नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ पता चले। इस तरह दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उनका आई कांटेक्ट होता है और मॉम और डैड के जाने के बाद डिंग रान कहता है तुम इस ट्रीटमेंट के जरिए इसे रिमूव कर सकती हो। बातचीत के दौरान जियांग फिर से उसे ब्रदर बुलाती है, जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ और मुझे ब्रदर मत बुलाओ। अब जियांग कहती है तुम असल में क्या चाहते हो। कल तक तो तुम मेरी इतनी केयर कर रहे थे और आज तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही ना हो। अगर हम ब्रदर और सिस्टर नहीं हैं तो हमारा रिलेशनशिप क्या है। जिस पर दिंगरान कहता है हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का है। मैं हर पेशेंट की उसी तरह केयर करता हूँ जैसे मैंने तुम्हारी की। उसकी बात सुनकर जियांग को बहुत बुरा फील होता है। वो कहती है तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर होने की उम्मीद करना मेरी गलती थी। ये कहकर वो जाने लगती है और दिंगरान उसके पीछे आते हुए कहता है कैसी उम्मीद है, क्या तुम वही नहीं हो जो पहले मुझे अपने जूतों के बराबर भी नहीं समझती थी। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की दिंगरान को प्रपोज करना चाहती है और वो जियांग को ये बात बता रही होती है, जिस पर जियांग कहती है जाओ जिसे चाहो प्रपोज करो, मुझे तुम्हारी कंफ्यूजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिंगरान ने भी ये बातें सुन ली थी, जिससे उसे सच में बहुत बुरा फील हुआ था। फिर ये दिखाया जाता है कि जब जियांग दिंगरान के पास अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जाती है तो दिंगरान उसे गलत समझ लेता है और सोचता है कि शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और यहाँ सिर्फ उससे एडवाइस लेने आई है। इसीलिए वो कहता है मुझे तुम्हारी बोरिंग लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में दिंगरान उससे ग्रेजुएशन के आखिरी दिन के बारे में पूछने ही वाला होता है, लेकिन जियांग कहती है उस दिन का जिक्र करने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और रोने लगती है। दिंगरान बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो अभी भी वही ग्रम्पी गाय है। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी जब मैंने उससे दोस्ती की थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डेंग ब्रेकफास्ट बनाते हैं और जियांग से कहते हैं अच्छे से खाओ,
खुद को एक मैसी लड़के की तरह मत बनाओ जो अपने रूटीन का ख्याल ही नहीं रखता। जियांग पूछती है, क्या वो अभी भी नहीं उठा? जिस पर मिस्टर डेंग कहते हैं, वो सुबह जल्दी चला गया। मुझे नहीं पता इस लड़के का क्या होगा। खैर, उसने मुझे जाने से पहले तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था। जब जियांग देखती है कि वो स्कार रिमूवल क्रीम है तो उसे सच में बहुत अच्छा फील होता है कि दिंगरान उसकी केयर तो करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कभी कभी ऐसा बिहेव क्यों करता है। इसके बाद जब वो घर आती है तो मॉम कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है, मॉम, जांग से फोन पर बात करना बंद कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है जो उस पर चिल्ला रहा होता है, तुमने बहुत ज्यादा लीव्स ले ली हैं, अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो तुम्हारा काम कौन करेगा? ये लीव्स जो जियांग ने सर्जरी के लिए ली थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो बात करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि बॉस सुन ही नहीं रहा है तो वो गुस्से में कहती है, मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ। एक्चुअली वो रिजाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसके रेजिग्नेशन के बारे में सुनकर बहुत खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में दिंगरान को अपने पुराने घर जाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मॉम जियांग को एक आइडिया देती हैं, अब जब जॉब तो चली ही गई है तो तुम थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए अपने पुराने घर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें बेटर फील होगा। मॉम के आइडिया को फॉलो करते हुए जियांग अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। फिर वो वहां पहुंचती है। जब वो ब्रश करने वॉशरूम जाती है तो वो देखती है कि वहां रखा ब्रश उसका नहीं है, इसलिए वो नया ब्रश खरीदने बाहर जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, दिंगरान आ जाता है। पहले वो लाइट्स ऑन देखकर सरप्राइज होता है, फिर वो ब्रश करता है और खुशी खुशी अपने रूम में सोने चला जाता है। रूम की लाइट जा चुकी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बिना लाइट के भी सो सकता है। इस बीच जियांग को नया ब्रश लेकर वापस आते हुए दिखाया जाता है और ब्रश करने के बाद वो भी उसी रूम में जाकर सो जाती है। इस लाइट इशू ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी क्योंकि वो बिना देखे बेड पर लेट जाती है। दोनों की रात आराम से बीत जाती है, लेकिन सुबह दोनों के अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। अलार्म्स बंद करने के बाद जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी यकीन नहीं होता और फिर वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? दिंगरान क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करता रहता है, तुम रात में यहाँ नहीं थी, फिर अचानक कैसे? वो खुद को कवर कर रही होती है तो दिंगरान कहता है, तुम पहले ही ड्रेस्ड अप हो तो फिर छिप क्यों रही हो? वो कहती है, मैं ड्रेस्ड अप हूँ लेकिन मैंने ब्रा नहीं पहनी है, इसलिए तुम्हारा मुझे देखना सही नहीं है, प्लीज अभी बाहर जाओ। नेक्स्ट सीन में मॉम मिस्टर डेंग से कह रही होती हैं, बस देखते जाओ, जब वो दोनों वापस लौटेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह कोई लड़ाई नहीं होगी और मैं पूरी तरह श्योर हूं कि हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बनेगी। इसके बावजूद डैड को किसी रीजन से कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो रही होती हैं। वो कहते हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उनके ये कहने के ठीक बाद ही जियांग का कॉल आ जाता है। वो गुस्से में मॉम पर चिल्ला रही होती है, हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दिंगरान भी हमारे घर पर रुका हुआ है? दिंगरान भी अपने डैड को कॉल कर रहा होता है और वही सवाल पूछ रहा होता है। डैड कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे बताता? जाने से पहले क्या तुमने मुझे ये पूछने का मौका दिया था कि तुम कहाँ जा रहे हो? डैड उसे वॉर्न करते हैं, अपनी सिस्टर को डिस्टर्ब करने की हिम्मत दी मत करना, उससे शांति से बात करो और अपना मूड स्टेडी रखो। इस बीच मॉम भी जियांग को समझाती हैं, जो होना था सो हो गया, अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना। इसके बाद दिंगरान काफी अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। वो जियांग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। जब जियांग पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? वो एक्सप्लेन करता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे चाबी दी थी, लेकिन तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। जियांग पूछती है, तुम आज इतना डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तो दिंगरान कहता है, कुछ भी नहीं, अब जब मॉम और डैड हमारे आसपास नहीं है तो हमें लड़ने की जरूरत भी नहीं है। वो कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उस लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ जो कल रात तुम्हारी हुई थी। दिंगरान कहता है, वो लड़ाई किसी और रीजन की वजह से थी। फिर टॉपिक चेंज करते हुए वो कहता है, मैं यहाँ किसी चीज की प्रैक्टिस करने आया हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा, हम शाम को मिलेंगे। तभी लू लियू अपनी एंट्री मारती है। वो काफी गुस्से में होती है और कहती है, ओह गॉड, इस विलेज एरिया में चलना इतना मुश्किल क्यों है? जैसे ही वो दिंगरान को देखती है, जो बहुत हैंडसम लग रहा होता है, वो वापस जाकर अपने सैंडल्स पहन लेती है और क्यूट गर्ल की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है। दिंगरान सोच रहा होता है, इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दिंगरान लू लियू को घर ड्रॉप कर देता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, और फिर मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। उसके जाने के बाद लू लियू जोंग से पूछती है, तुम दोनों एक ही घर में क्यों रुके हुए हो? क्या तुम दोनों वापस रिलेशनशिप में आ रहे हो या क्या? दूसरी तरफ दिंगरान बहुत खुश नजर आ रहा होता है। इसका रीजन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मॉम ने उसे बताया था कि जियांग ने जोंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और उसकी जॉब भी चली गई है।
मॉम ने दिंगरान से कहा था, उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने उसे पुराने घर भेज दिया है। प्लीज उसके साथ लड़ाई मत करना और उसका ख्याल रखना। इसीलिए वो इतने अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिंगरान का फ्रेंड चीफ ए भी वहां आ गया है। जियांग उसे अपने साथ घर ले आई होती है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। चीफ ए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं पहचान लेता। आखिरकार मेरा दोस्त तुम्हारी फोटो 24/7 अपने वॉलेट में लेकर घूमता है। ये बात जोंग को भी थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ दिंगरान अपनी एंट्री मारता है, इस बात से अनजान कि घर में इतनी भीड़ हो गई है। इसके बाद चीफ ए और लू लियू के बीच एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। चीफ ए कह रहा होता है, तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन करना होगा और रिलेशनशिप में होना कोई बुरी बात नहीं है ना? जबकि लू लियू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि प्यार में पड़ना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जोंग से खुद पूछ लो, उसे भी दिंगरान से प्यार हुआ था। लड़ाई उन दोनों के बीच हो रही थी, लेकिन वो दोनों बिना वजह ही इसमें फंस गए। चीफ ए दिंगरान का एग्जाम्पल भी दे रहा होता है, वो अभी भी अपने फर्स्ट लव को नहीं भूला है। तो तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि प्यार मुश्किल होता है? जब बातें हाथ से निकलने लगीं तो जियांग ने कहा, प्लीज हमें अपनी लड़ाई में मत घसीटो, क्योंकि वो जो बातें एक दूसरे से छिपा रहे थे वो सब रिवील हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हाई स्कूल के दौरान दिंगरान जोंग को यहाँ वहां ढूंढ रहा होता है। यहाँ जोंग एक क्लासमेट के साथ दिखाई देती है, जिसे पता चल गया था कि जियांग दिंगरान को प्रपोज करने वाली है। जेलसी के मारे वो लड़की कहती है, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम ना तो पढ़ाई में अच्छी हो और ना ही दिखने में अच्छी हो। अगर तुम उसे प्रपोज करोगी भी तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। साफ है, वो और मैं क्लास के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमारा मैच परफेक्ट रहेगा। इस पर जियांग कहती है, मैं डिसाइड करूंगी कि किसे प्रपोज करना है और तुम मेरे लिए ये डिसाइड नहीं कर सकती। और तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए मैं दिंगरान को प्रपोज करूंगी, वरना मेरा नाम भी जियांग में ही होगा। दिंगरान भी वहीं खड़ा उनकी बातचीत सुन रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी रियल फीलिंग्स बताने ही वाला था। लेकिन उनकी बातचीत सुनने के बाद उसे लगा कि जियांग उसे पसंद नहीं करती है और सिर्फ उस दूसरी लड़की को जेलस फील करवाने के लिए उसे प्रपोज कर रही है। उसने भी वही शर्ट पहनी हुई थी जो जियांग ने उसे गिफ्ट की थी, जिस पर उनके नाम लिखे हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इस बीच प्रेजेंट सीन में लू लियू को दिंगरान से कहते हुए दिखाया जाता है, तुमने वो शर्ट भी उस लड़की को दे दी। अब अगर जोंग तुम पर गुस्सा नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? दिंगरान कहता है, नहीं, मैंने जानबूझकर वो शर्ट नहीं दी थी। मैं बस वहां से गुजर रहा था और मुझे पता चला कि वो लड़की पानी में गिर गई थी। मैंने उसे अपनी शर्ट ऑफर भी नहीं की थी, बल्कि उसने जबरदस्ती मुझसे ले ली थी। उसने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तुम्हारी शर्ट बाद में लौटा दूंगी। खैर, उसका इकलौता मकसद जोंग को जेलस फील करवाना था। उसने मुझे वो शर्ट वापस भी कर दी थी। यहाँ लू लियू दिंगरान से पूछती है, क्या तुम अभी भी जियांग को पसंद करते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो जांग के साथ रिलेशनशिप में है। लू लियू इरिटेट होकर कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुम उसे अपनी फीलिंग्स कब बताने वाले हो? जब कोई और उसे शादी करके उसे ले जाएगा। फिर दिंगरान को अपनी पहली गलती याद आती है, जब उसने जियांग को ये जाने बिना रिजेक्ट कर दिया था कि वो सच में उससे प्यार करती है। तभी हम दिंगरान को अपना सारा सामान पैक करते हुए देखते हैं। शायद वो जा रहा था। उसी समय जियांग ऊपर आती है और कहती है, तुमने लू लियू की बातों को दिल पर तो नहीं ले लिया ना? देखो, वो थोड़ी बेवकूफ है, उसने जो भी कहा उस पर ध्यान मत दो, उसने वो सब गुस्से में कहा था। दिंगरान कहता है, तुम चाहती थी ना कि मैं चला जाऊं। खैर, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन इस घर से नहीं, सिर्फ तुम्हारे रूम से। फिर दिंगरान अपना सामान चीफ ए को रूम में रखने के लिए दे देता है। वो जियांग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। वो कहता है, मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें 3 चीजें क्लियर कर दूंगा। पहला, मैं आज नहीं जा रहा हूं और कल भी नहीं जा रहा हूं। और तीसरी चीज, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे वो करना ही होगा। वैसे क्या तुम जांग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ गई थी? जियांग कहती है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे टाइप का है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। वो मेरी बात समझ गया और आखिर में हमने एक फ्रेंडली हग शेयर किया। और यही वो सीन था जिसकी वजह से दिंगरान को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जियांग कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, वरना तुम वापस जा सकते हो। ये सब कहकर उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहां दिंगरान और जियांग मिलकर डिनर बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग सोच रही होती है, दिंगरान फिर से इतना नाइस क्यों बन रहा है? वो मुझसे क्या चाहता है? अगली सुबह जियांग दिंगरान को गुड मॉर्निंग कहती है। दिंगरान नीचे कपड़े सुखा रहा होता है।
जब वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े भी वही हैं, तो जियांग अचानक चिल्लाने लगती है, इसे नीचे रखो, तुमने मेरे कपड़े कैसे छुए? दिंगरान कहता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर कपड़े धुले हैं तो उन्हें सुखाना भी तो पड़ेगा, है ना? जियांग कहती है, तुम्हें मेरी इतनी प्राइवेट चीजों को छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तब डिंगरान को भी समझ आ गया कि वो एम्बैरस फील कर रही थी, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। वो कहता है, हर लड़की अंडरवियर पहनती है, इसमें एम्बैरस होने वाली क्या बात है? जियांग कहती है, भले ही तुम एक सर्जन बन गए हो, लेकिन अपनी डॉक्टर स्किल्स हॉस्पिटल तक ही लिमिटेड रखो। ये कहकर वो अंदर जाने लगी। दिंगरान कहता है, आज शाम को हॉस्पिटल में मेरी एक्सचेंज एक्टिविटी है, मुझे देर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हम वॉक के लिए चलेंगे। फिर लू लियू जियांग को रीयूनियन पार्टी में साथ चलने के लिए कहती है, जहां उसके सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स आने वाले थे। एक्चुअली जियांग को इस बोरिंग पार्टी में अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि शू शैन भी वहां होगी, जो स्कूल में हमेशा उसे बली करती थी, वो जाने के लिए मान जाती है। वो सोचती है, अब मुझे देखना होगा कि उसने अपनी लाइफ में कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। फिर दोनों अपना अच्छे से मेकअप करती हैं। जियांग ने पहले कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंट थी। बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों मिस यूनिवर्स की तरफ बाहर आती हैं। चीफाई उन्हें देखकर दंग रह जाता है। शाम को चीफाई सबके लिए डिनर बनाने वाला था, लेकिन जाते हुए जियांग कहती है, तुम मेरे हिस्से का भी खा लेना, क्योंकि हम डिनर के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। पार्टी में पता चलता है कि हर कोई अपने पार्टनर्स और बच्चों के साथ आया हुआ है। सिर्फ जियांग और लू लियू ही सिंगल बची हुई थी। कुछ देर के लिए दोनों को लगा कि वो गलत जगह आ गई हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो साथ चलेंगे। वैसे भी हमने रेडी होने में इतनी मेहनत की है। अभी तक शू शैन का कोई नामो निशान नहीं था, शायद वो अभी तक आई नहीं थी या लेट थी। एक तरफ जियांग को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उसे अपना सुपर मॉडल एटीट्यूड भी मेंटेन करना था। फिर एक क्लासमेट के चैलेंज पर वो ड्रिंक करने लगती है और बस ड्रिंक करती ही जाती है। उसी समय एक दूसरा क्लासमेट दिंगरान के बारे में बात करने लगा। सुना है वो सर्जन बन गया है। क्या वो लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देखने के लिए सर्जन बना है? ये सुनकर जियांग का दिमाग खराब हो गया। वो कहती है, तुमने अभी तक अपना नेगेटिव माइंडसेट नहीं बदला। फुल टाइम तुम बस दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाते रहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इस बार कोई जियांग को रोक नहीं रहा था, और वो रुकती भी क्यों? दिंगरान के बारे में इतनी गंदी बातें सुनने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। पूरा सीन कंटिन्यू रहता है और कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दिंगरान को भेज देता है। जैसे ही उसने वीडियो देखा, दिंगरान तुरंत खड़ा हो गया, अपना डिनर छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। उसने सोचा, जियांग अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती, वो पक्का कुछ पागलों वाली हरकत कर देगी। वहां पहुंचने के बाद दिंगरान उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो जियांग को एक रूम में देखता है, जो एक लड़के को पकड़कर कह रही होती है, तुम्हारी दिंगरान के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे साथ चलो और उससे माफी मांगो। उसी समय दिंगरान उसे ले जाने के लिए रूम में एंटर करता है। जियांग उसे देखती है और पूछने लगती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। जियांग कहती है, तुम्हें पता है आज भी ये लोग नहीं भूले हैं कि मैंने पब्लिक में तुम्हें कन्फेस किया था और तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। दिंगरान कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ वापस घर चलो। लू लियू कहती है, उसने बहुत पी ली है, और ये उसकी कंडीशन से साफ पता चल रहा था। फिर जियांग कार में बैठ जाती है, काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, और दिंगरान को वो बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि इतने समय बाद उसने जियांग को अपने दिल की बात कहते हुए देखा था। नेक्स्ट सीन में हमें जियांग को ये कहते हुए दिखाया जाता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये एक फायरफ्लाई होती है। इस फायरफ्लाई को देखकर दिंगरान को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब एक रात वो स्कूल से अकेले वापस जा रहा था और जियांग भी उसके पीछे पीछे चलती है और कहती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, क्योंकि रात में अकेले जाना अच्छा नहीं होता। दिंगरान कहता है, मैं एक लड़का हूं, इसलिए मैं अकेले जा सकता हूं। लेकिन तभी वो देखता है कि जियांग पीछे से अचानक गायब हो गई है। उसके अचानक गायब होने से वो बहुत वरीड हो गया था, क्योंकि वो उसकी केयर किया करता था। फिर जियांग उसके सामने आ जाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और तुम इसे देखकर खुश हो जाओगे। वो भी एक फायरफ्लाई ही थी, जिसे उसने दिंगरान के हाथ में रख दिया था। उसे देखकर वो खुश तो हुआ, लेकिन बाद में उसने उसे डांटा, तुम इतनी बचकानी हरकतें क्यों करती हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि जब तुम अचानक ऐसे गायब हो गई थी, तुम्हें कितना डर गया था? यहाँ प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है दिंगरान उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। फिर वो उसे किस करने वाला ही होता है कि तभी जियांग को बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखाई देती हैं और वो उनके साथ खेलने के लिए कार के बाहर चली जाती है। दिंगरान भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसे इस तरह एंजॉय करते देख वो अपने दिल में सोचता है, जियांग अभी भी नहीं बदली है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो स्कूल में हुआ करती थी। पहले दिंगरान सोचा करता था कि शायद वो बदल गई है,
लेकिन आज उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसे ठंड से बचाने के लिए दिंग रान अपनी जैकेट उसे पहना देता है। बात करते हुए जियांग कहती है, मुझे स्टार्स पसंद हैं और तुम भी मेरे लिए एक स्टार की तरह हो, इसलिए तुम भी मुझे पसंद हो। ये कहने के बाद वो डिंग रान को किस कर लेती है। फिर दिंग रान जियांग को उसके रूम में ले आता है। घर आने के बाद वो अपनी शर्ट पहनता है और वहां से जाने लगता है। तभी जियांग कहती है, मॉम मुझे पानी चाहिए। तो दिंग रान उसके लिए पानी लेने जाता है। इसके बाद जब वो पानी का ग्लास लेकर जियांग के पास आता है तो वो शर्ट पहनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं पहन पा रही होती है। दिंग रान उसे शर्ट ठीक से पहनने में मदद करता है। जियांग उसे मॉम बुलाने लगती है क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी मॉम उसके साथ है। ये सुनकर दिंग रान हंसने लगता है, लेकिन अगर जियांग उसे मॉम बुलाकर खुश थी तो दिंग रान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसे सुला देता है और कहता है, बिल्कुल कुछ मत कहो, बस सो जाओ। थोड़ी देर बाद जियांग सो जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि दिंग रान की नजर 2 बुक्स पर पड़ती है जिन पर उसका नाम लिखा होता है। ये देखकर उसे वो मोमेंट याद आता है जब जियांग ने लाइब्रेरी से ये दोनों बुक्स निकाली थी और उसे दिखाई थी। देखो, मुझे 2 बुक्स मिली हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिखा है। उसने आज भी उन बुक्स को अपने पास सेफली रखा हुआ था। दिंग रान को रियलाइज होता है कि जियांग उससे कितना प्यार करती है। वो खुद पर शर्मिंदा फील करता है और अपने दिल में सोचता है, मेरी वजह से तुम्हें इतने सालों तक सफर करना पड़ा। मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताने में इतना टाइम लगाने के लिए माफ कर दो, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूंगा। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांग ब्रश करने आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने वो शर्ट क्यों पहनी हुई है और कल रात क्या हुआ था। दिंग रान सभी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा होता है। जल्दी आओ वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के दौरान जियांग लू लियू से पूछती है, मैं कल रात घर वापस कैसे आई? वो इशारा करती है और कहती है, मैं नहीं बल्कि डिंग रान तुम्हें वापस लाया था। ये सुनकर जियांग टेंस होने लगती है, ये सोचकर कि क्या उसने कुछ गलत किया। इस टेंशन की भी नहीं कर पाती और वहां से जाने लगती है। लेकिन उससे पहले दिंग रान खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मेरे साथ बाहर आओ। फिर वो दोनों वॉक के लिए चले जाते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि लू लियू ने की फे को प्रपोज कर दिया है और वो ऑफिशियली डेट करने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दिंग रान वॉक के बहाने जियांग को अपने हाई स्कूल ले आता है ताकि वो पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। जियांग को यहाँ आकर बहुत अच्छा फील होता है। वो बातें कर रहे होते हैं तभी जियांग अपनी आंटी को देख लेती है। जैसे ही वो उन्हें देखती है वो तुरंत छिपने लगती है। डिंग रान इस तरह छिपने का रीजन पूछता है तो वो कहती है, आंटी ने मुझे जांग से इंट्रोड्यूस करवाया था और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे उसके बारे में कुछ भी पूछे। आंटी ने उसे पहले ही पहचान लिया था। वो सीधे उसी की तरफ आ रही होती हैं। दिंग रान भी जियांग के पीछे आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जियांग का पैर मुड़ जाता है। वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली होती है, लेकिन दिंग रान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और यहाँ दिंग रान उसे किस करने लगता है जैसे उसे फ्री का चांस मिल गया हो। जियांग को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऊपर से आंटी की आवाज सुनकर वो उसे खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का दे देती है और वो सीधा स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इसके बाद आंटी जियांग से पूछती हैं, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ये मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी आंटी हूँ, कोई आउटसाइडर नहीं। और वैसे भी ये लड़का जांग से बहुत बेहतर है। जियांग आंटी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन दिंग रान ऐसा नहीं होने देता। उसका हाथ पकड़ते हुए वो कहता है, हम बस अभी रिलेशनशिप में आए हैं, है ना? जिससे जियांग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर आंटी वहां से चली जाती हैं। उसके बाद जियांग दिंग रान से अपना हाथ छुड़ाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, अगर आंटी ने मॉम को बता दिया तो तुम्हारे जोक की एक बहुत फल मम शेडिंग हो जाएगी। दिंग सान ने जैसे ही जियांग दरवाजा खोलती है, दिंग रान सीधा अंदर आता है और कहता है, मुझे तुमसे स्विमिंग पूल के बारे में बात करनी है। वो दरवाजा भी बंद कर देता है। जियांग कंफ्यूज होती है कि स्विमिंग पूल के बारे में क्या बात करनी है। वो कहती है, देखो तुम बाहर जाओ, मुझे स्विमिंग पूल के बारे में कुछ याद नहीं है। दिंग रान कहता है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ। ये कहकर वो जियांग को किस कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ जियांग का सपना था। बाहर दिंग रान दरवाजा नॉक कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जियांग कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर दरवाजा बंद करने की जल्दी में वो अपना शू भी बाहर ही छोड़ देती है। फिर वो वापस आती है, अपना शू उठाती है और दरवाजा बंद कर देती है। दिंग रान सरप्राइज होता है, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? जियांग को लगा कि दिंग रान ने उसे पहले किस किया, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ ये था कि उसने खुद नशे में होने की वजह से दिंग रान को पहले किस किया था, लेकिन उसे ये याद भी नहीं था। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांग दिंग रान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हर बार उसके सामने आ जाता है। वो कहने लगती है, ऊपर भी एक वॉशरूम है ना, तुम नीचे क्यों आए?
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कितना परेशान कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वो ये सब एक सांस में कह रही होती है कि अचानक दिंगरान उससे कहता है आई लव यू, और उसे बताता है आज से नहीं, बल्कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये सुनकर जियांग पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो कहती है किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने कुछ सुना, ये सब बस एक सपना है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जियांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकेगी। उसने अपना सामान पैक किया और नीचे आ गई। जब लू लियू पूछती है तो वो कहती है मैं अभी वापस जा रही हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहती हो तो तुरंत अपना सामान पैक कर लो। लू लियू कहती है हमारी हाई स्कूल टीचर हॉस्पिटल में है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। फिर एक बैक सीन दिखाया जाता है। स्कूल जाने से पहले डिंगरान हमेशा वहां खड़ा होकर जियांग का वेट किया करता था। जियांग को लगता था कि शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, और एक दिन डिंगरान ने ये एक्सक्यूज भी बनाया कि उसकी बाइक टूट गई है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जियांग की साइकिल पर उसके साथ स्कूल जा सके। इस बात से जियांग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर से मिलने के बाद वो तीनों उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कितनी बूढ़ी हो गई है ना, उनका ख्याल रखने के लिए उनका कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिनों तक यहाँ उनके साथ रहेंगे ताकि वो उनका ख्याल रख सकें और वो जल्दी रिकवर हो सकें। जब ये डिस्कशन चल रहा होता है, डिंगरान डिसाइड करता है कि वो जियांग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा। वो लू लियू को ये बताना ही वाला होता है कि पीछे से शू शन आ जाती है। वो उन दोनों को इग्नोर करती है और सिर्फ डिंगरान से बात करने लगती है। वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं कल ही पेरिस से वापस आई हूँ। ये सुनकर लू लियू और जियांग दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो अभी भी डिंगरान का पीछा नहीं छोड़ रही है। शू शैन डिंगरान से कहीं बैठकर बात करने के लिए कह रही होती है। वहां लू लियू कहती है जियांग क्या तुम्हें पता है वो टीवी पर कह रहे थे कि यहाँ कुछ ही घंटों में बारिश होने वाली है। जियांग कहती है अच्छा है कि बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है, मैं जल्दी से इस मोमेंट का फायदा उठाऊंगी और घर चली जाऊंगी, तुम भी जल्दी वापस आना। उसे जाते हुए देखकर डिंगरान शू शैन से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मेरी फुल टाइम ड्यूटी है, मुझे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में जियांग और डिंगरान अभी तक घर नहीं पहुंचे होते, जबकि भारी बारिश पहले ही शुरू हो गई होती है। शू शैन को वहीं छोड़कर डिंगरान जियांग के पास चला जाता है। अब जियांग के दिल में भी उसके लिए पुरानी फीलिंग्स जागने लगती हैं, और वैसे भी वो उसकी इतनी अच्छी केयर कर रहा था। जियांग ने डिंगरान से हमेशा जो जीरो एक्सपेक्टेशन रखी थी, अब वो सब हो रहा था। पुराने प्यार का वापस आना तो नेचुरल था। डिंगरान उससे बैठकर अपने साथ चाय पीने के लिए कहता है। जियांग भी उसके साथ बैठ जाती है। बात करते हुए डिंगरान रिवील करता है कि अगर उस दिन शू शैन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई होती तो वो पहले ही उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुका होता। ये सुनकर जियांग पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि डिंगरान उसे दिल से पसंद करता है। डिंगरान कहता है जब हम स्कूल जाते समय रोज मिलते थे, जिसे तुम सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझती थी, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मैं वहां खड़ा तुम्हारा वेट किया करता था, मेरी बाइसिकल कभी नहीं टूटी थी, मैं बस एक्सक्यूज बनाता था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी साइकिल पर स्कूल ले जा सकूं। जियांग चुपचाप बैठकर उसे सुन रही होती है, क्योंकि आज बहुत सी ऐसी बातें बाहर आने वाली थीं जो उसे पहले नहीं पता थी। फिर डिंगरान उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या मेरे पास कोई चांस नहीं बचा है? क्या सच में बहुत देर हो चुकी है? जियांग इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग लू लियू से कहती है सिर्फ मेरी बातों की वजह से जियांग को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई? क्या उसने कभी मेरा प्यार नहीं देखा? उसने आज मुझे जो बातें बताई, मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने तब मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था। आज अचानक से वो मुझसे इतना प्यार करता है। मेरा मतलब है क्या ऐसा नहीं है कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया और अब वो सिर्फ मुझ पर पिटी फील कर रहा है? लू लियू उसे समझाने की कोशिश करती है। डिंगरान हम सबसे अलग हैं। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें अपनी फीलिंग्स टाइम पर नहीं बताई, लेकिन शायद तुम जो सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जियांग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो डिंगरान को भूल जाएगी और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करेगी। उसने कहा डिंगरान अपने फ्यूचर में क्या करता है या क्या नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। इसलिए वो वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर डेंग को किसी का मैसेज आता है जिस पर वो स्माइल करते हैं, और वहां मॉम वरीड होकर डैड से पूछती हैं बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्या आपको पता है कि वो कब वापस आएंगे? कोई मेरा कॉल भी आंसर नहीं कर रहा है। डैड रिप्लाई करते हैं मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो दोनों कब वापस आ रहे हैं। जब मॉम ये कहते हुए कि मैं बस अपने लिए कुछ फ्रूट्स काट लेती हूँ अपने घर जाने लगती हैं, तो मिस्टर डेंग उन्हें फर्मली रोक लेते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए फ्रूट्स काट लाता हूँ। अब जब वो इतनी इंसाइट करते हैं तो मॉम को भी शक होने लगता है। मॉम कहती हैं मुझे सच सच बताओ, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो?
वरना आप मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मॉम को सरप्राइज करने के लिए जियांग उन्हें हक कर लेती है और यही वो सरप्राइज था जो मिस्टर डेंग भी उनसे छिपा रहे थे। इस पर मॉम कहती हैं, तुम दोनों ने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी मैं कितनी वरीड थी। इसके बाद डिनर सीन दिखाया जाता है जहां मॉम पूछती हैं, दिंगरान के साथ वहां तुम्हारा टाइम कैसा रहा? जियांग कहती है, उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका कब मिला? वो सुबह जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता था और रात को लेट वापस आता था। नेक्स्ट सीन में डिंगरान को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से वापस लौटता है। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, इसलिए वो काफी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग याद कर रही होती है कि दिंगरान ने क्या पूछा था, क्या मेरे पास कोई चांस नहीं बचा है? क्या सच में बहुत देर हो चुकी है? तभी दिंगरान का मैसेज आता है, मैं 2 दिनों में वापस आऊंगा। जियांग अपनी जॉब पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी शॉप पर फोकस करना चाहती थी और उसे सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। दोनों काम में बिजी हो गए और जियांग वहीं बैठे बैठे सो गई। जब वो देर रात जागती है तो दिंगरान उसके लिए खाना लाया होता है। उसे देखकर जियांग भी काफी खुश हो जाती है। वो पूछती है, तुमने कहा था कि तुम 2 दिनों के बाद आओगे। दिंगरान कहता है, क्या तुम मेरे वापस आने का वेट कर रही थी? और डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा। फिर वो जियांग से कहता है, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए वॉक पर चलो। जियांग कहती है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, मैं बस अब सोना चाहती हूँ। तुम भी घर जाओ और रेस्ट करो। दिंगरान फिर उसे एक स्कूल टाइम की स्टोरी सुनाने लगता है जो खुद जियांग ने उसे कभी सुनाई थी। वो स्टोरी सुनकर जियांग खुश फील करती है कि दिंगरान को अभी भी उसकी बातें याद है। दिंगरान कहता है, मुझे तुम्हारी कही हुई हर एक बात याद है। और जैसे ही वो फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, जियांग उठती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन इस बार दिंगरान बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपना मन बना लिया था, जब तक जियांग नहीं मानेगी मैं उसे अपनी फीलिंग्स जरूर बताऊंगा। और फिर वो कहता है, क्या हम पास की हर चीज भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? इस पर जियांग कहती है, मुझे नहीं पता कि नई लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह जियांग अपनी मॉम के पास बहुत सारे फ्लावर्स देखती है। जब वो पूछती है तो मॉम कहती हैं, ये सब तुम्हारे अंकल मिस्टर डेंग ने दिए हैं। बातचीत के दौरान जियांग अपनी मॉम से एक सवाल पूछती है, डैड को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं और इस पूरे टाइम आप अंकल डेंग को रिजेक्ट करती रहीं। ऐसा क्या हुआ कि आपने अब उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? इस पर मॉम बहुत ही अच्छा आंसर देती हैं, पहले मुझे इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारे अंकल ने मुझे सेफ फील करवाया, इसलिए मुझे लगा जैसे डेस्टिनी ने मुझे अपना प्यार वापस पाने का एक सेकंड चांस दिया है। वैसे भी प्यार और करियर दोनों टाइमिंग पर डिपेंड करते हैं। जब भी ये तुम्हारे पास आए तुम्हें इसे अपनी फेट मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस मोमेंट पर जियांग काफी कंफ्यूज होती है कि उसे दिंगरान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। शायद उसे भी अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जियांग मिस्टर डेंग की किचन में कुकिंग में मदद करती है। वो पूछती है, विनेगर कहाँ है? फिर मिस्टर डेंग कहते हैं, वो वहीं कैबिनेट में है। जियांग ढूंढना शुरू करती है। तभी दिंगरान ऊपर का कैबिनेट खोलता है और जियांग की सेफ्टी के लिए उसका माथा अपने हाथ से ढक लेता है। वो कहता है, डैड विनेगर यहाँ नहीं है, शायद आप लाना भूल गए। इस पर डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी शॉप से लेकर आता हूँ। दिंगरान का ये एक्शन जियांग को नाइस फील होता है, लेकिन वो अभी भी उसे इग्नोर करती है। दिंगरान कहता है, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो, अच्छा फील हो रहा है। जियांग कहती है, हम सिबलिंग्स बनने वाले हैं तो ये बेकार की बातें करना बंद करो, हमारे मॉम और डैड शादी करने वाले हैं। इस पर दिंगरान कहता है, अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्या हम भी शादी नहीं कर सकते? ये जरूरी तो नहीं कि हमें सिबलिंग्स ही बनकर रहना पड़े, है ना? जियांग उसे कोई आंसर नहीं देती। दिंगरान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बाकी सब चीजें साइड में रखो, मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, तुम क्या चाहती हो? शायद जियांग खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या चाहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दिंगरान जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे बस एक बार माफ कर दो प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो जियांग उसके पैर पर जोर से मारती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम क्या करने वाले थे? दिंगरान कहता है, मैं तुम्हें किस करने वाला था और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को किस करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। इस पर जियांग उसे मारने लगती है और कहती है, मैं भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मुझे अनॉय करते हैं। दिंगरान कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे पसंद करना शुरू कर दो, मैं हार नहीं मानूंगा। जियांग कहती है, अपनी लिमिट्स में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में शॉप पर दिंगरान लू लियू के जरिए जियांग के लिए एक बलून भेजता है। जियांग उसे फोड़ देती है, लेकिन दिंगरान ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने बलून के अंदर मूवी टिकट्स और एक नोट रखा था, प्लीज मेरे साथ मूवी देखने चलो। लू लियू हंसने लगती है और कहती है, अब ये मत कहना कि दिंगरान ट्राई नहीं कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है। नेक्स्ट सीन में दिंगरान जियांग की बर्तन उठाने में मदद करने आता है, लेकिन जियांग कहती है, मुझसे दूर रहो,
मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था। तो वो कहता है, मुझे दूर क्यों रहना चाहिए, हम फैमिली हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। फिर जियांग दिंगरान से कहती है, अपना हाथ दो, और फिर उसका हाथ अपनी गर्दन पर रख लेती है और मिस्टर डेंग को बुलाती है। अंकल देखिए, दिंगरान मुझे परेशान कर रहा है। अब दिंगरान चाहे कितनी भी बार कहे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अंकल ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। इसके बाद दिंगरान बार बार जियांग को कॉल करता रहा और उसे परेशान करता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्कूल के दिनों में किया करता था। अगली सुबह अंकल डेंग जियांग से कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम के साथ कुछ दिनों के लिए आउटिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ। अंकल एक छोटी सी चीज दिखाते हैं जो च्युइंग गम जैसी लग रही होती है, लेकिन वो एक्चुअली एक कॉकरोच था। वो कहते हैं, दिंगरान को कॉकरोचेस से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए जब तक हम घर वापस नहीं आते, अगर दिंगरान तुम्हें परेशान करे तो बस उसे ये कॉकरोच दिखा देना, वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। अंकल के जाने के बाद जियांग दिंगरान के रूम में उस कॉकरोच को एक परफेक्ट जगह पर रखने और उसे अच्छा सबक सिखाने जाती है। लेकिन वहां उसे एक डायरी मिलती है, 10 इयर्स प्लान, जो दिंगरान ने लिखी होती है। उस डायरी में दोनों की पिक्चर्स होती हैं और अंदर क्यूट क्यूट बातें लिखी होती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, हमने अपनी लाइफ के 10 साल एक दूसरे से दूर रहकर बिता दिए। तभी लू लियू का कॉल आता है, जियांग जल्दी आओ, दिंगरान का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत उसे लेने के लिए दौड़ पड़ती है, जबकि दिंगरान लू लियू से कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जियांग को बताने से मना किया था, वो बिना वजह वरीड हो जाएगी। लेकिन जियांग उसे डांटती है और कहती है, तुम डॉक्टर बन गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी अपना ख्याल रखना नहीं आता। उसे घर लाने के बाद जियांग पूछती है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? दिंगरान कोई भी रैंडम स्टोरी बनाने लगता है और उसी समय अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। यहां से हमें पता चलता है कि दिंगरान सिर्फ नाटक कर रहा था, सिर्फ जियांग के करीब आने के लिए। जब जियांग उसका सिर उठाने की कोशिश करती है तो वो मना कर देता है। जियांग समझ जाती है और कहती है, ड्रामा किंग, एक्टिंग करना बंद करो। दिंगरान आराम से अपना सिर उसकी गोद में रख लेता है और ये देखकर जियांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो आखिरकार कह देती है, आई लव यू। जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। जब तुमने दूसरी बार कहा क्या बहुत देर हो चुकी है, तब भी मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। लेकिन तीसरी बार, तब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। तुमने भी मुझसे प्यार किया था, तो फिर तुमने बिना वजह मुझे 10 सालों तक दूर क्यों रखा? ये सब कहते हुए जियांग बहुत इमोशनल हो जाती है और दिंगरान भी उसे इस तरह देखकर इमोशनल हो जाता है। जियांग फिर जाने लगती है, लेकिन दिंगरान उसे हग कर लेता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इन 10 सालों में तुमने जो दर्द सहा है, मैंने उससे भी कहीं ज्यादा दुख महसूस किया है। जियांग भी मान जाती है, लेकिन एक सवाल पूछती है, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों रहूं। इस पर दिंगरान क्यूट क्यूट रीजंस देने लगता है। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं। फिर दिंगरान उसे स्वीटली हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दिंगरान और जियांग एक साथ बैठे होते हैं, अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम कैसे एक दूसरे को छिप छिप कर देखा करते थे। उन दोनों ने सोचा था कि चूंकि मॉम और डैड आउटिंग पर गए हैं तो कम से कम 2 दिनों तक वो वापस नहीं आने वाले थे। लेकिन अचानक डैड अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो अपना आईडी कार्ड घर भूल गए थे। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छिपे। दिंगरन कहता है, छिपने की क्या जरूरत है? अगर हम उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे तो मुझे यकीन है कि वो खुश होंगे। लेकिन जियांग के लिए ये अभी सही टाइम नहीं था। दूसरी तरफ डैड अपना आईडी कार्ड ढूंढने के लिए दिंगरन के रूम में आते हैं और दिंगरन किसी तरह जियांग को छिपा देता है। डैड को अपना आईडी कार्ड मिल जाता है तो वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दिंगरन कहता है, मैं हमारा रिलेशनशिप छिपाना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मॉम और डैड ये जानकर बहुत खुश होंगे। जियांग उसे किस करती है और कहती है, शायद हमारे रिलेशनशिप की वजह से उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़े, इसलिए अभी नहीं, लेकिन उनकी शादी के बाद जब भी सही टाइम आएगा हम उन्हें बता देंगे। इसके बाद दिंगरन बहुत देर तक जियांग के घर पर बैठकर टीवी देखता रहता है। जियांग कहती है, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन दिंगरन का कहीं भी जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो या तो वहीं रुकना चाहता था या जियांग को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। लेकिन जियांग किसी तरह उसे वापस भेज देती है। अगली सुबह जियांग पहले उठती है, फ्रेश होती है और दिंगरन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर जाने वाली होती है, दिंगरन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। रात में इमरजेंसी की वजह से दिंगरन को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। वो जियांग को कॉल करता है और पूछता है,
क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। जियांग कहती है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। अगर तुम कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगी। दिंगरन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से कहना कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जियांग दिंगरन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। दिंगरन उसे सरप्राइज करने के लिए पहले से ही वहां खड़ा होता है। जैसे ही जियांग हॉस्पिटल में एंटर करती है, वो उसे हक कर लेता है और कहता है, बहुत दिन हो गए ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जियांग कहती है, बहुत दिन? सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है। फिर वो दिंगरन को किस करती है। इसके बाद नाइट सीन दिखाया जाता है। दोनों एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। काफी रात हो जाती है तो जियांग घर जाने के लिए उठती है। दिंगरन उसे रोकता है और कहता है, हम बहुत समय से नहीं मिले हैं, इसलिए थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन जियांग कहती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, मेरा घर ठीक सामने ही तो है। जाने से पहले वो दिंगरन को एक स्वीट किस देती है। उसके बाद जियांग अपने रूम में जाती है और सोने ही वाली होती है। तभी वो दिंगरन को अपने टीवी लाउंज में खड़ा देखती है। वो कहता है, देखो तुम कितनी अनसेफ हो, कोई भी आसानी से तुम्हारे घर में एंटर कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ सोफा पर ही सोऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। जियांग कोई 17 साल की छोटी बच्ची नहीं थी। वो कहती है, उठो उठो, अभी घर जाओ, मेरे सामने ज्यादा एक्सक्यूजेस मत बनाओ। दिंगरन ना चाहते हुए भी जाने लगता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है, पहले मुझे किस करो, तभी मैं पक्का यहाँ से जाऊंगा। जियांग उसे किस करती है, लेकिन दिंगरन के लिए ये काफी नहीं था, इसलिए वो उसे खुद किस करता है, ये दिखाने के लिए कि उसे किस तरह की किस चाहिए थी। फिर वो उसे उठा लेता है और रूम की तरफ ले जाने लगता है और कहता है, अब मैं यहीं सोऊंगा, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि हम एक ही बेड पर सोने वाले हैं। इस पर जियांग कहती है, वो टाइम अलग था, इस बार हमारा रिलेशनशिप अलग है। शायद अब ये एक्सप्लेन करने में बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हमें उनकी फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो अभी भी प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से मॉम की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो अचानक कैसे आ जाएंगे। वो शॉक में डिंगरान के पिलो को घूर रहे होते हैं, ये सोचकर कि ये वहां कैसे आ गया। फिर मॉम जियांग के रूम की तरफ उससे पूछने के लिए आने लगती है। जियांग दिंगरान को बेड से धक्का दे देती है और मॉम के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे वो अभी उठी हो। फिर वो कहती है, क्या आप मेरे लिए खाने को कुछ बना सकती हैं? फिर वो मॉम को अपने साथ बाहर ले जाने लगती है और दिंगरान को मुस्कुराते हुए सॉरी कहती है उसे बेड से धक्का देने के लिए, और कहती है, कुछ घंटों के लिए चीफे के घर चले जाओ ताकि मॉम को शक ना हो कि हमने रात साथ बिताई है। नेक्स्ट सीन में दिंगरान जियांग से लड़ने का नाटक करता है और कहता है, अगर तुम इतनी ही ब्रेव हो तो मेरे रूम में मेरे पीछे पीछे आओ। मॉम जियांग को लड़ने से मना करती हैं, लेकिन वो कहती है, अगर मैं उसके पीछे उसके रूम में नहीं गई तो उसे लगेगा कि मैं डर गई, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर उसके रूम में जाने के बाद उनका रोमांस शुरू हो जाता है, जबकि बेचारी मॉम और डैड को लगता है कि शायद वो अंदर लड़ रहे हैं। मॉम और डैड को अपनी खुद की शादी की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। वो दोनों मॉम और डैड को कुकिंग करते हुए देखते हैं। जब सोया सॉस खत्म हो जाता है तो जियान कहती है, मैं अपने घर से लेकर आती हूँ, लेकिन दिंगरान उसे टॉन्ट करते हुए जियांग से आर्ग्यू करने लगता है, ये हमारा घर है, मैं सोया सॉस खुद ले आऊंगा, हमें तुम्हारे सोया सॉस की कोई जरूरत नहीं है। इस पर डैड कहते हैं, ओके ओके, लड़ना बंद करो, तुम दोनों अलग अलग जाकर सोया सॉस ले आओ। सोया सॉस तो बस एक बहाना था। एक्चुअली दिंगरान जियांग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, जो वो घर में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। बेचारा इस बात से टेंस था कि उन्हें फिर से घर जाना पड़ेगा और मॉम और डैड के सामने वो दोनों लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये एक चांस था, इसलिए वो जियांग को किस करने लगा। किसे पता ये चांस दोबारा मिलेगा या नहीं। फिर घर पहुंचने पर दिंगरान कहता है, क्यों ना हम थोड़ी देर और बाहर चले। वो इतनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि डैड उन दोनों को पीछे से देख लेते हैं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, जियांग तुरंत उसे मारने का नाटक करने लगी। डैड भी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि जियांग को परेशान मत करना। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांग फोन पर बात कर रही होती है और मॉम भी उनकी प्यार भरी बातें सुन लेती हैं। फिर बाहर आकर जियांग मॉम से एक्सक्यूज बनाती है, मैं लू लियू से मिलने जा रही हूँ। भले ही मॉम को सब कुछ पहले से पता था, वो उसे जाने से नहीं रोकती है। फिर जियांग मास्क पहनकर दिंगरान से मिलने जाती है और मॉम और डैड भी उन दोनों की जासूसी करने वहां पहुंच जाते हैं। वो काफी रोमांटिक हो रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मॉम और डैड को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का एक्चुअली है कौन। गलती से मॉम के मुंह से एक आवाज निकल जाती है, जिस पर जियांग उन्हें देख लेती है और दिंगरान को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। मॉम जियांग से इंसिस्ट करती हैं, वो लड़का कौन है, उसे वापस बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जियांग कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बस कोई लड़का था जो रास्ता पूछ रहा था। मॉम कहती है,
अगर वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा था तो क्या वो तुम्हें ऐसे हक करता? जियांग कुछ नहीं कहना चाहती थी और मॉम उस पर प्रेशर डालती रही, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एंड में जियांग ने यह भी कह दिया, मॉम मैं अब कोई हाई स्कूल गर्ल नहीं हूं, इसलिए मेरी जासूसी करना बंद कीजिए। फिर सब कुछ जानने के बाद भी डिंगरान कहता है, आंटी को अपसेट करने की क्या जरूरत थी, हम कब तक अपना रिलेशनशिप छिपाते रहेंगे। इस वजह से जियांग और डिंगरान के बीच लड़ाई हो जाती है। जियांग कहती है, इसमें से कुछ भी इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, और लड़ाई बढ़ने से पहले ही जियांग वहां से चली जाती है। जाते समय लू लियू उसे देख लेती है और डिंगरान के पास आकर पूछती है, जियांग इतने गुस्से में क्यों चली गई। इस बीच मॉम अलग बैठी हुई होती हैं, जियांग के मिसबिहेवियर से अपसेट होकर। डैड उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेडशीट फोल्ड करते हुए मॉम नोटिस करती हैं, ये तो वही बेडशीट है जिसका पिलो हमारे घर में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ लू लियू डिंगरान को क्लियरली समझाती है, जियांग को डर है कि उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद मॉम और डैड अपना शादी करने का डिसीजन कैंसिल कर सकते हैं। कीफे कहता है, रिलेशनशिप को इस तरह छिपाने की क्या जरूरत है, दोनों शादियां अब हो सकती हैं, है ना। इस पर लू लियू कहती है, तुम ही बताओ तुम्हें कैसा फील होगा अगर हमारी शादी के बाद तुम्हारे डैड मेरी मॉम से शादी कर लें। खैर ये सच में एम्बैरेसिंग था, इसीलिए जियांग को लगता है कि शायद उसकी मॉम अपना डिसीजन वापस ले ले। डिंगरान उसकी बात समझ गया, इसलिए वो जियांग को मनाने चला गया। जियांग उदास होकर अपने रूम में बैठी होती है। उसे मॉम के साथ और डिंगरान के साथ भी मिसबिहेव करने का रिग्रेट होता है। डिंगरान उसे कॉल करता है और सॉरी कहता है और कहता है, जब तक तुम नहीं चाहोगी हम तुम्हारी मॉम को नहीं बताएंगे, और तुम डरो मत, मैं मॉम को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग रोने लगती है और कहती है, अभी मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। इसके बाद डिंगरान बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही जियांग उसे देखती है वो उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। उसी मोमेंट पर उनके मॉम और डैड उन्हें साथ देख लेते हैं। उन्हें पहले से ही शक था। डैड मॉम को उनके पास नहीं जाने देते और कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर मॉम अचानक जियांग से कहती हैं, तुम डिंगरान से शादी कब कर रही हो। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तो डैड कहते हैं, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, हमें तुम दोनों के बारे में पता चल गया है। जियांग अभी भी कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन डिंगरान कहता है, हाँ मॉम, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। लेकिन जियांग चाहती थी कि जब तक उन दोनों की शादियां ना हो जाएं, वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें ताकि किसी को हर्ट ना हो। फिर डिंगरान जियांग को सच बताने के लिए कहता है, तो वो भी कह देती है, डिंगरान वो लड़का है जिसे मैं स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ। फिर मॉम और डैड कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम चारों एक साथ शादी करेंगे। यही तो जियांग और डिंगरान सुनना चाहते थे। फिर मॉम जियांग को अपने साथ वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए ले जाती हैं। उनके जाने के बाद डैड डिंगरान को एडवाइस देते हैं, जियांग का ख्याल रखना। मॉम जियांग को शॉपिंग के लिए अपना बैंक कार्ड भी देती हैं। वो जानती थीं कि डिंगरान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चाहती थीं कि उनकी बेटी उस पैसे से अपनी शॉपिंग करे। फिर दिखाया जाता है कि चीफे और लू लियू ने भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। मॉम और डैड ने भी शादी कर ली थी। लू लियू पूछती है, तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो। तो जियांग कहती है, अपने होम टाउन, जहां मैं पहली बार डिंगरान से मिली थी। लू लियू भी उनके साथ जाने का प्लान बनाती है। एंड में वो सब एक सेल्फी क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी ड्रीम लाइफ शुरू होने वाली है। नेक्स्ट सीन में डिंगरान जियांग को वो शर्ट दिखाता है जो उसने उसे दी थी। वो उसे उस शर्ट की पॉकेट चेक करने के लिए कहता है, इसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब जियांग देखती है तो उसमें एक रिंग होती है। उसे रिंग पहनाने के बाद वो कहता है, तुम चीफे और लू लियू के साथ होम टाउन जाओ, मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा। उसके बाद वो किस करते हैं। नेक्स्ट सीन होम टाउन का दिखाया जाता है, जहां जियांग लू लियू के साथ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो डिंगरान को मिस कर रही होती है। रात में जियांग कहती है, मैं डिनर भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। लेकिन फिर वो कहती है, मैं बस मजाक कर रही हूँ, मैं उसके बिना भी डिनर कर सकती हूँ। तो लू लियू कहती है, क्या तुम सच में डिंगरान को मिस नहीं कर रही हो? क्या होगा अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए? लू लियू ने डिंगरान को आते हुए देख लिया था। वो जियांग की आंखों को अपने हाथों से कवर कर लेता है। जियांग भी उसे पहचान लेती है और खुशी से उसे हक कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मॉम और डैड को दिखाया जाता है। डैड कहते हैं, जब से जियांग और डिंगरान ने लड़ना बंद किया है, सब कुछ बोरिंग हो गया है। फिर मॉम कहती हैं, वो सभी अपने हनीमून पर हैं, तो हमें अपने खुद के प्लान्स बनाने चाहिए। यहाँ से उनकी ड्रीम लाइफ शुरू होती है, जिसका जियांग और डिंगरान ने हमेशा सपना देखा था। सभी अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।